Hello everyone, welcome to session number 1 of probability. Let's start with question number 1. Let omega be a complex cube root of unity with omega not equal to 1. A fair die is thrown 3 times. If R1, R2 and R3 are the numbers obtained on the die, then the probability that omega to the power R1 plus omega to the power R2 plus omega to the power R3 is equal to 0. एक डाइस को हमने 3 बार थ्रो किया. पहले बार जो नंबर आया उसको नाम दे दिया R1, दूसरे बार को R2 और तीसरी बार R3. राइट. तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए. अब इसमें कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो ये हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ना 0 के बराबर होती है. तो हमें R1, R2, R3 इस तरीके से चूज करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्रिएट हो जाए. अब 1 कब क्रिएट होगा, जब ओमेगा की पावर में कितना आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 6 आएगा. तो हमें ये चाहिए होगा कि जब हम 3 बार डाइस को थ्रो करें ना, तो कम से कम एक बार या तो 3 आए या फिर 6 आए, तभी हमारे पास 1 क्रिएट हो पाएगा. सिमिलरली एक ओमेगा क्रिएट करना चाहते हैं, वो कब मिलेगा, जब ओमेगा की पावर में या तो 1 रखा जाए या फिर 4 रखा जाए. ओमेगा स्क्वायर कब मिलेगा, जब ओमेगा की पावर में या तो 2 रखा जाए या फिर 5 रखा जाए. तो मतलब 3 और 6 में से एक नंबर चाहिए होगा हमें. 3 थ्रो में से 1 और 4 में से एक नंबर चाहिए होगा. 2 और 5 में से एक नंबर चाहिए होगा. तो ये पता चल गया इस टाइप के नंबर हमें चाहिए. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो देखना, सबसे पहली बार थ्रो किया हमने, सबसे पहले फेवरेबल केसेस लिख रहे हैं. सबसे पहली बार थ्रो किया, 6 नंबर्स हैं, 6 में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले डाइस के लिए पहली बार जब थ्रो किया तो उसमें आने के लिए टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं. अब मान लो उसमें कौन सा आ गया ना, 3 आ गया सपोज. अब अगर 3 आ गया तो मतलब हमारे पास 1 क्रिएट हो चुका है. तो 6 अब हमें नहीं चाहिए दोबारा से, नहीं तो दोबारा 1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं बन पाएगी. तो अगर पहली बार में 3 आ गया तो हमें 6 नहीं चाहिए, अगर 1 आ गया 4 नहीं चाहिए, अगर 2 आ गया तो 5 नहीं चाहिए. तो इसका मतलब जो सेकंड वाला थ्रो होगा ना, उसके लिए कितने चॉइसेस बची हमारे पास, 4 चॉइसेस बची. ये दूसरे थ्रो के लिए. अब मान लो दूसरी बार कौन सा आ गया, दूसरी बार तुम्हारे पास आ गया 5 आ गया. अब अगर 5 आ गया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी क्रिएट हो चुका है. ठीक है. तो अगली बार में हमें 2 नहीं चाहिए होगा, 6 तो पहले नहीं चाहिए था. तो नेक्स्ट वाले थ्रो के लिए 2 ही चॉइसेस बचती है, या तो 1 में से चाहिए या फिर 4 में से. तो इसका मतलब लास्ट वाले थ्रो के लिए 2 चॉइसेस होंगी. तो पहले थ्रो के लिए 6 चॉइसेस, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 2. इतने बन जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड किए जाते हैं इसको प्रोबेबिलिटी के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो पता ही है, पहले के लिए कितने चॉइसेस है, टोटल 6, दूसरे के लिए 6 है, तीसरे के लिए 6. तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिक्वायर्ड. ठीक. तो देख लो इसको, 6 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, दिस इज इक्वल टू 2/9. सो ऑप्शन सी. लेट्स स्टार्ट. In a multiple choice question, there are 4 alternative answers of which one or more than one is correct. Right? A candidate will get marks on the question only if he ticks the correct answer. The candidate decides to tick answers at random. If he is allowed up to 3 chances to answer the question, then the probability that he will get marks on it is. ठीक है. एक कैंडिडेट के सामने एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन रखा गया. ठीक है. एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस उसके करेक्ट हैं, उसको 3 मौके दिए जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के. और अगर वो सही अटेम्प्ट करते हैं तो उसको मार्क्स मिलेंगे. तो पूछा गया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन 3 चांसेस में वो एक ना एक बार तो सही आंसर अटेम्प्ट कर देगा. ठीक है. तो पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ना, तो उसको अटेम्प्ट करने के हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है. तो अगर क्वेश्चन लिखा गया तुम्हारे सामने, इसके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी. तो अगर मल्टी करेक्ट है तो तुम क्या करोगे, तुम बोल दोगे ए वाले ऑप्शन के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उसको मार्क करूंगा या फिर नहीं मार्क करूंगा. ए के लिए 2, बी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, सी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, डी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं. और इन सब में एक केस वो वाला भी आ चुका है जब तुमने ए को भी नहीं मार्क किया, बी को भी नहीं किया, सी को भी नहीं किया, डी को भी नहीं किया. तो मतलब क्वेश्चन हमने खाली छोड़ दिया. बट खाली नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट तो करना ही है. तो वो वाला केस हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15. तो मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के टोटल 15 हमारे पास ऑप्शंस हैं, 15 चॉइसेस हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये कि जब कैंडिडेट पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, 15 चॉइसेस होंगी, जितने तरीकों से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट. बट उसमें से सही वाला कौन सा होगा, सही तो एक ही होगा. तो इसका मतलब एक चांस में उसकी क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/15. 1 फेवरेबल है और 15 टोटल है.
तो अगर एक चांस मिला होता उसे तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/15 थी। अगर 2 चांस मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी 2/15 हो जाएगी। अगर 3 चांस मिल जाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी तो इंटू 3 हो जाएगा 3/15 दैट इज 1/5। ठीक है 3 मौके मिले 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। लेट्स स्टार्ट। अ कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड इन एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला हमने वापस रख दिया। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट अ कार्ड बी ड्रॉन सो दैट देयर इज एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट। सबसे पहले तो इसका मतलब देख लो, एन इवन चांस किसको बोला जाता है 50% चांस को, 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या बोला गया है, एक कार्ड हमने निकाला 52 कार्ड्स में से, उसको वापस रख दिया, फिर उसको निकालेंगे फिर वापस रखेंगे। ठीक है, तो बोला गया है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट अ कार्ड बी ड्रॉन। तो कितने टाइम्स तुम ये प्रोसेस करो कम से कम, सो दैट हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो जाए, एटलीस्ट 1/2। तो कितने अटेम्प्ट तुम करो ताकि तुम ये इंश्योर कर पाओ कि उससे मेरी जो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 1/2 तो हो ही जाएगी। ये पूछा गया। तो क्योंकि पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार करें, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछे गए, नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछे गए, तो मान लेंगे n नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे हम। तो क्वेश्चन ये बन गया कि अगर n नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसमें हार्ट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उस पर कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो बस अब देखते जाओ, n टाइम्स करना है। सबसे पहले पहली बार तुमने कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें हार्ट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि पहली ड्रॉ में हार्ट आ जाए। तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल 13 हार्ट्स होते हैं आउट ऑफ 52, तो दिस इज 1/4। 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट इन वन ड्रॉ, राइट। तो अगर पहली बार में ही हार्ट आ गया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, या तो ये पॉसिबिलिटी, अगर पहली बार में ही हार्ट आ गया तो वहां पे हम अपना प्रोसेस बंद कर देंगे, ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। प्लस और कौन सी पॉसिबिलिटी है, पहली बार तुमने ड्रॉ किया हार्ट नहीं आया, हार्ट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर दूसरी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, दूसरी बार ड्रॉ करोगे, मान लो दूसरी बार हार्ट आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ये पॉसिबिलिटी कि 2 ड्रॉज में प्रोसेस कंप्लीट हो। तीसरी पॉसिबिलिटी कि तुम्हें 3 अटेम्प्ट्स करने पड़े, ठीक, तो उसका मतलब पहली बार में हार्ट नहीं आया होगा, दूसरी बार में नहीं आया होगा और तीसरी बार में आ गया होगा। ऐसे चलता जाएगा। अगर 4 अटेम्प्ट्स करने पड़ रहे हैं 3/4 3/4 3/4 1/4, तो हम मान के चल रहे हैं कि n अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे हमें। तो अगर n अटेम्प्ट्स करने पड़ रहे हैं तुम्हें, तो इसका मतलब पहले n-1 अटेम्प्ट्स में हमारे पास हार्ट नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इसके पावर n-1 इंटू 1/4। सो दिस इज द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट इन n ड्रॉज, राइट। इस पे कंडीशन है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ठीक बात है। तो बस अब देख लो, यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चाहो तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, जीपी बन रही है, नहीं तो इसको मैन्युअली करके देखते जाओ। जैसे अगर तुम एक ही ड्रॉ करते तो एक ही ड्रॉ में तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती 1/4, तो ये तो कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो n की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। n की वैल्यू 2 रख के देख लो, तो अगर n को 2 रखोगे मतलब हमें 2 ड्रॉज करने पड़ रहे हैं, 2 ड्रॉज का मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये चेक कर लो कितनी है, ठीक है, 1/4 प्लस 3/16 है, तो 4/16 प्लस 3/16, तो n इक्वल टू 2 के लिए कितना आएगा 7/16 आएगा, जो कि 1/2 से कम है। तो n की वैल्यू 1/2 भी नहीं आ सकती। n को 3 रख के देख लो, 3 के लिए कितना आएगा 1/4 प्लस 3/16 प्लस नेक्स्ट वाले में कितना है 9/64, ये आ जाएगा, ये चेक कर लेना। तो ये 64 आ गया, 16 12 और 9, ये बन जाएगा 37/64, और 37/64 क्योंकि बड़ा है 32/64 से, तो मतलब ये 1/2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब तुम n की वैल्यू 3 रखोगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी हार्ट की वो क्या हो जाएगी 1/2 से बड़ी हो जाएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ गया 3 आ गया, सो n इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। अ लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम असिस्टेंट, ये एक वर्ड दे रखे है, इसमें से एक लेटर सेलेक्ट किया है, एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर्स। दोनों वर्ड्स में से एक एक लेटर सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि दोनों सेम हो, ठीक है। तो केसेस देखने पड़ेंगे कि कॉमन लेटर कब कब मिल सकते हैं तुम्हें, कौन कौन सा लेटर सेम मिल सकते हैं। तो केस नंबर 1 तो क्या होगा कि कॉमन लेटर तुम्हें कौन सा मिल जाए, ए मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है असिस्टेंट में से भी तुमने ए ड्रॉ किया और स्टैटिस्टिक्स में से भी ए ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी आएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए, पहले असिस्टेंट में चेक कर लो टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 में से ए कितने हैं 2 हैं, तो 2/9 आ गया।
ठीक, तो पहले वाले में से ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/9। दूसरे वाले में से स्टैटिस्टिक्स में से ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर से काउंट करो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसमें से कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, एक ही ए है इसमें तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/90 या फिर 1/45। ठीक है, ये ए ऑब्टेन करने की है कि दोनों में से कॉमन लेटर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। केस नंबर 2 कौन सा आ जाए और कौन सा कॉमन दिख रहा है, एस दिख रहा है। सो प्रोबेबिलिटी कि दोनों में एस कॉमन मिले हमें, तो पहले वाले में से एस ड्रॉ करना पड़ेगा। कितने एस हैं, 1 2 3 3 है, टोटल कितने थे, 9 थे, 3/9। स्टैटिस्टिक्स में से देख लो कितने एस हैं, 1 2 3 है, तो इसकी 3/10 हो गई, सो 1/10 आ गया यहां से। ठीक, केस नंबर 3 और कोई पॉसिबल है कॉमन लेटर आना, ए हो गया, एस हो गया, आई आ सकता है। ठीक, तो आई भी कॉमन हो सकता है, आई आने की प्रोबेबिलिटी देख लो। असिस्टेंट में कितने आई हैं, 1 ओनली 1, सो 1/9 इनटू स्टैटिस्टिक्स में कितने आई मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2/10 आ गया ये, सो 1/45 मिला ये भी। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी, ए हो गया, एस हो गया, आई हो गया, टी आ सकता है। सो केस नंबर 4 इज टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टी इज 2/9 इंटू 3/10, ये बन जाएगा। सो 2/9 इंटू 3/10, सो 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5, 1/15, राइट। और कोई एन नहीं आ सकता, बस सारे कवर कर लिए हमने। तो इतने केसेस बन जाएंगे, सबको ऐड कर लेना। तो देख लो 1/45, इसको तुम लिख सकते हो, एलसीएम कितना आएगा सबका, 90 ले लेते हैं ना, तो ये बन जाएगा कितना, 2/90, ये बन जाएगा 9/90, ये भी बनेगा 2/90, और ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6/90। तो सबको ऐड करोगे, 6 + 2 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 9 इज 19, सो 19/90 बन जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। एस एक सेट गिवन है, 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। इफ 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम एस, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन एपी। ठीक है, इस सेट में से 3 नंबर सिलेक्ट किए गए हैं, कंडीशन है वो तीनों एपी पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना, मान लो इसमें से जो हमने 3 नंबर सिलेक्ट किए, दे आर ए बी एंड सी, एंड कंडीशन इज 2b इज इक्वल टू a + c। मान के चल रहे हैं कि बी वाला बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, सो 2b इक्वल टू a + c। इससे क्या पता चला कि a + c कैसा आना चाहिए ना, इवन आना चाहिए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, a को सिलेक्ट करेंगे और c को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से कि a + c उनका सम क्या आ जाए, इवन आ जाए। जैसे ही तुमने a और c को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद b वाला तो फिक्स हो जाएगा अपने आप, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + c/2, तो b को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका बचेगा। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जो सबसे छोटे वाला नंबर है ए और सबसे बड़े वाला नंबर सी, उनको सिलेक्ट कर लें, बी को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका बचेगा उसके बाद। तो अब ये देखते हैं ए और सी को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। बस कंडीशन तो इतनी है, दोनों का सम इवन चाहिए। तो इवन कब आएगा, जब या तो दोनों के दोनों ओड हो जाएं या फिर दोनों के दोनों इवन हो जाएं। ये 2 केसेस बन जाएंगे। तो देख लो, पहला काम क्या करेंगे, दोनों के दोनों ओड सिलेक्ट कर लो। तो 20 में से टोटल ओड नंबर्स कितने हैं, 10 है। 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, एक ए को पकड़ा देंगे, एक सी को पकड़ा देंगे, तो 10c2 आ गया। ठीक है, या फिर और प्लस, या फिर दोनों के दोनों इवन ले लो, इवन नंबर्स भी 10 है, 10 में से 2 सेलेक्ट कर लिया। तो इतने तरीकों से हमने ए और सी को सिलेक्ट कर लिया। इनटू बी को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, बी तो फिक्स हो गया। तो ये आगे हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स सो दैट दे आर इन एपी। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल कितने आएंगे, टोटल 20 है, 20 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देख लो 10c2 कितना, 45, 45 + 45 इज 90 आ गए ऊपर, तो नीचे 20 × 19 × 18 अपॉन में 6, सो 6 × 3, दिस इज 30, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3/38 ये मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। चेक कर लो, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। 2 dice are thrown, the probability of getting a sum of 7 points if it is known that 2 dice are showing different numbers। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि दोनों का सम 7 आए, इफ इट इज नोन, इफ इट इज गिवन दैट 2 dice are showing different numbers। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और एक की तुम्हें दे रखी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते होते हैं, जिस इवेंट की पूछी गई है उसको एक नाम दे दो, एक इवेंट मान लो जिसकी पूछी गई है, तो ए इवेंट मान लिया हमने कि सम ऑफ 7 मिल जाए तुम्हें दोनों के ऊपर, और दूसरा जो दे रखा है उसको दूसरा इवेंट मान लिया करो, इवेंट बी मान लिया दैट द डाइस आर शोइंग डिफरेंट नंबर्स। ये 2 इवेंट मान लिए हमने।
ठीक है, पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछा गया है। इसका फॉर्मूला पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चाहे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए वाला हमने इवेंट बनाया कि जो तुमने 2 डाइस थ्रो किए ना, उन दोनों का सम कितना बन जाए, 7 बन जाए। और बी हमने बनाया दोनों पे डिफरेंट नंबर्स हो। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो सारे केसेस जिसमें दोनों डाइस पे नंबर्स डिफरेंट भी आ रहे हैं और उनका सम भी 7 बन रहा है। तो काउंट कर लो कितने आएंगे, मैनुअली कर सकते हैं। 1 6 और 6 1, ये 2 हो गए। ठीक है, 3 4 और 4 3, ये 2 हो गए। 2 5 और 5 2, ये 2 हो गए। तो टोटल 6 ऐसे केसेस बन जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 6 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें दोनों डाइस के ऊपर नंबर डिफरेंट शो हो रहे होंगे। तो पहले डाइस के लिए कितने ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस। और दूसरे डाइस के लिए कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन, क्योंकि जो पहले पे आ गया वो दूसरे पे नहीं आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 6 × 5 आ जाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1/5। बस ये चीज है, ऑप्शन बी। Let's start. Let A and B be 2 events such that probability of A union B की complement की probability given है, A intersection B की probability of A complement is given. Then the events A and B, A और B के बारे में कमेंट करने कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी है हमें। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इंडिपेंडेंट के लिए अगर चेक करना चाहो, कंडीशन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन चेक करते हैं। यहां से क्या कुछ मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/6 आ जाएगी। तो ये चीज आ चुकी है। ठीक, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 1 - 1/4 विच इज 3/4। ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, ए यूनियन बी की है, ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों की हेल्प से बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 5/6, ए की 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है, 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिला, 5/6 माइनस 2/4 माइनस 1/2। 1/2 कितना होता है, 3/6। तो 2/6 1/3 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब पहले तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 1/4 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चेक कर लो कितना है, ये भी तो 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इंडिपेंडेंट वाली। ठीक, ये बात ठीक है। और क्या पता करना था, इक्वली लाइकली पता करना था। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल नहीं है, तो मतलब इक्वली लाइकली नहीं होंगे। सो नॉट इक्वली लाइकली आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया। एक्सक्लूसिव अगर चेक करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो वो तो दे रखे, 0 तो है नहीं, 1/4 के बराबर है, तो एक्सक्लूसिव भी नहीं होंगे। तो एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है और इक्वली लाइकली भी नहीं है। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सो इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। लेट्स स्टार्ट। In a shooting test, the probabilities for 3 persons A, B, C to hit the target are given. If all of them simultaneously aim at the target, then the probability for exactly 2 persons hitting the target is. टोटल 3 लोग हैं जो निशाना मार रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि एग्जैक्टली 2 पर्संस का निशाना हिट करे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो तीनों का एम हिट करने की जो इवेंट्स है ना, वो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक बात है। और हमें पूछा गया एग्जैक्टली 2 पर्सन की हिट करे, तो केसेस बन जाएंगे। पहला केस क्या, कि ए की हिट कर जाए, इंटरसेक्शन बी की कर जाए, इंटरसेक्शन सी की ना करे, ये एक केस बनेगा। और कौन सा केस, प्रोबेबिलिटी ए की कर जाए, बी की ना करे और सी की कर जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ए की ना करे, बी और सी का कर जाए। ये 3 केसेस बनेंगे। तीनों की वैल्यूज पुट कर दो। अब जब इंटरसेक्शन है और सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, वैल्यूज पुट कर दो, सारी दे रखी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की 2/3, सी कॉम्प्लीमेंट की कितनी 1/4 आ जाएगी, 1 में से माइनस करके। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4,
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो इसको करके देखना अपने आप। ठीक, इसका मैं रिजल्ट बता रहा हूं, 8th का ऑप्शन सी मिल जाएगा तुम्हें 11/24। लेट्स स्टार्ट। 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वही काम करेंगे। जो इवेंट दे रखा है उसको एक मान लो, उसको एक इवेंट मान लो, जो चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेगी उसको दूसरा इवेंट मान लो। तो ए इवेंट मान रहे हैं दैट इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, और बी इवेंट दैट ऑल अमेरिकन मैन आर सीटेड एडजेसेंट टू देयर वाइफ्स। ये दो इवेंट्स की बात चल रही है। पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया, गिवन बी है। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि सबको हमें एक सर्कल में बिठाना है ताकि अमेरिकन मैन भी अपनी वाइफ के साथ बैठे हों और जो इंडियन मैन है वो भी अपनी वाइफ के साथ बैठा हो। तो अब जब भी साथ में बिठाना होता है लोगों को, उन पे टाई मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल देंगे सिंपली कि एक इंडियन कपल हो गया और 4 क्या हो गए, अमेरिकन कपल। हर एक कपल को आपस में टाई कर देंगे क्योंकि उनको साथ में बिठाना है हमें। तो टोटल कितनी एंटिटीज बन जाएंगे, कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। 5 कपल्स हैं, उन 5 को आपस में अरेंज कर देंगे। अब सर्कल के राउंड कर रहे हैं तो कितने तरीकों से कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो अरेंज कर दिया। अब हर एक कपल को इंटरनली भी अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से, 2 फैक्टोरियल से। तो 5 कपल है, सबको 2 फैक्टोरियल से इंटरनली अरेंज करते जाओगे, कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल की पावर 5। तो इतने केसेस बनेंगे जिसमें अमेरिकन मैन भी अपनी वाइफ्स के साथ होंगे और इंडियन मैन भी अपनी वाइफ के साथ होगा। ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब सिर्फ अमेरिकन पे कंडीशन है कि सारे के सारे अमेरिकन मैन अपनी वाइफ्स के साथ होने चाहिए। तो अमेरिकन वाले कितने कपल्स हैं, 4 कपल्स हैं, उन सबको टाई कर दो, 4 यूनिट्स वो बन गए। इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है, तो एक इंडियन मैन हो गया, एक इंडियन वाइफ हो गई। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 एंटिटीज होगी। उनको अरेंज करने टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 कपल्स थे जिनको हमने टाई किया था उनको इंटरनली अरेंज कर सकते हैं, सबको 2 फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो देख लो, 2 फैक्टोरियल की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 फैक्टोरियल बच जाएगा ऊपर, और यहां से कैंसिल आउट होकर 5 बचेगा, तो 2/5 मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। अ टीम ऑफ 8 couples attend a lucky draw in which 4 persons were picked up for a prize, then the probability that there is at least 1 couple is। टोटल 8 कपल्स हैं, उसमें से 4 लोगों को प्राइज मिलता है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 4 लोगों में से जिनको प्राइज मिला है एटलीस्ट 1 कपल हो। अब या तो केसेस बना लो, एटलीस्ट 1 कपल पूछा है, केस बन जाएगा कि उसमें से एग्जैक्टली एक ही कपल हो या फिर एग्जैक्टली 2 कपल्स हो, ये वाला केस बन जाएगा। या फिर उल्टा कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 पूछे तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी दैट नो कपल इज सिलेक्टेड। ये करना थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि इसमें एक ही केस लेना पड़ेगा 2 की बजाय। तो ये सोल्व करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कपल इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए कि जो तुमने 4 लोग सिलेक्ट किए प्राइज देने के लिए उसमें से कोई भी कपल ना हो। तो होगा क्या ना, टोटल 8 कपल्स हैं, C1 C2 C3 अप टू C8। हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है और वो कपल नहीं होना चाहिए कोई भी उनमें से। तो पहला काम क्या करेंगे, 8 कपल्स का मतलब टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। उन 16 में से कोई भी एक बंदा सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक पर्सन सिलेक्ट कर लो, 16 C1। इतने तरीकों से कर सकते हैं। अब जो भी पर्सन तुमने एक बार सिलेक्ट कर लिया ना, उसका जो स्पाउस होगा, ठीक है, मान लो तुमने C2 वाले में से सिलेक्ट किया, चाहे हस्बैंड सेलेक्ट किया चाहे वाइफ सेलेक्ट की, तो जो उसका स्पाउस होगा अब दूसरी बार उसको हमें नहीं सेलेक्ट करना क्योंकि नहीं तो वो कपल बन जाएगा। तो इससे एक कपल का काम खत्म है। बाकी दूसरे पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, 7 कपल्स बचे, तो 14 पर्सन बच रहे हैं। उन 14 में से कोई एक पर्सन और सिलेक्ट कर लिया। अब ये वाला पर्सन भी जिस कपल से आया होगा उसका स्पाउस तुम नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो एक कपल और कम हो गया। कितने कपल्स बचे, अब 6 कपल्स बचे, मतलब 12 पर्सन बचे। उन 12 में से कोई एक और सिलेक्ट कर लो, फिर 10 बचेंगे, 10 में से एक सिलेक्ट कर लो। तो ऐसे करके हमने 1 बाय 1 4 पर्सन सिलेक्ट कर लिए और ये इंश्योर कर लिया कि चारों में से कोई भी एक कपल ना फॉर्म करे। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन की है वो 1 बाय 1 की है, तो इसमें रेपिटेशन आ जाएगी बड़ी ज्यादा, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि पहली बार जो तुमने बंदा सिलेक्ट किया, पहली बार मान लो A किया, बाद में B किया, फिर C किया, फिर D किया।
और ऐसा हो सकता था कि पहली बार डी किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर ए किया। तो ये वाले केसेस हमने बार बार काउंट कर रखे हैं। और ऐसी कितनी रेपिटेशन आई होंगी? 4 फैक्टोरियल बार रेपिटेशन आई होगी हर एक केस की। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। तो इतने तरीकों से हम 4% सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी कपल ना बने। तो मतलब ये तो क्या हो गया हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल का मतलब टोटल 16 लोग हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 16C4 आ जाएगा, राइट। तो इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी फॉर नो कपल टू बी सिलेक्टेड। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है। आंसर इसका मैं बता रहा हूं, ऑप्शन डी बन जाएगा 15/39 या फिर 5/13। लेट्स स्टार्ट। इफ these 3 numbers are the probabilities of 3 mutually exclusive events then the set of all values of p। तो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं, तो बताना कि p की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो पहली चीज तो हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, उस पर कंडीशन होगी कि वो 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो पहले तो ये कंडीशन लगेगी सबके लिए कि सारी जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में होंगी। तो पहले ये कंडीशन लग गई। Similarly 1 minus p/4 0 to 1 and similarly 1 minus 2p/2 lies between 0 to 1, ये बनेगी। ठीक, तो ये 3 कंडीशन आ गई। इसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब तीनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। और ये चीज भी पता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट के 3 इवेंट्स है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनका जब तुम ऐड करोगे तो उसकी जो नेट प्रोबेबिलिटी आएगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी, वो 1 में से कम होनी चाहिए, क्योंकि 1 से तो कभी एक्सीड कर नहीं सकती। तो चौथी कंडीशन क्या आएगी कि इन सबका जो सम होगा 1 + 3p/3 + 1 - p/4 + 1 - 2p/2, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज सही है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम होनी चाहिए हमेशा। तो ये 4 कंडीशंस हैं, चारों को सेपरेटली सोल्व किया जाएगा, चारों में से p के इंटरवल जाएंगे, उन सबका आपस में इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो करते हैं इसको। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है इसको देख लो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 to 3 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 से लेके 2 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 से 2/3, ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन से। तो फिर सेकंड देख लेना। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से लेके 4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 माइनस करेंगे तो -1 से 3 के बीच में आ जाएगा। सो -1 से 3 के बीच में क्या आ गया? -p आ गया। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो p बिलोंग्स टू -3 to 1। नेगेटिव में नहीं हो सकती वो p की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू तो हो सकती है नेगेटिव में। सो p बिलोंग्स टू -1/3 to 2/3। तो के सॉल्यूशन आ गए। देन कमिंग टू द थर्ड वन, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 से 2 आएगा। 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -1 से 1 आएगा। सो -1 से 1 -2p, राइट। -2 से डिवाइड करवाओगे तो -1/2 से 1/2 के बीच में आ जाएगी p की वैल्यू। ये 3 आ गई। उसके बाद फोर्थ वाली करनी पड़ेगी, तो इसको करते हैं। 3, 4 और 2 इन सबका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12 के बराबर। 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 4 + 12p, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 3p, और फिर मल्टीप्लाई होगा 6 से 6 - 12p लेस देन और इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है। 4 + 3 7, 7 + 6 is 13, 13 - 3p लेस देन और इक्वल टू 12। सो 3p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं तुम्हारे पास चारों कंडीशन से। ठीक है, अब इन सबका इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना है। 1/3 से तो बड़ी होनी चाहिए, सब में सेटिस्फाई कर रही है। 1/3 से बड़ी, और किससे छोटी होनी चाहिए? 2/3 का मतलब तो 0.6 होता है। 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। तो 1/2 से छोटी होनी पड़ेगी। सो p शुड बिलोंग टू 1/3 to 1/2, राइट। ऑप्शन बी। Let's start. Of all the mappings that can be defined from the set A to set B, a mapping is randomly selected, then the chance that the selected mapping is strictly monotonic. टोटल फंक्शंस बनाए गए हैं सेट ए से सेट बी। उन सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे? ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं?
5 चॉइसेस हैं, तो पहले के लिए भी 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो 5 टू द पावर 4 इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे। अब देखने हमें फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कि ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होंगे, राइट। तो इसके लिए देखना, जैसे हमारे पास सेट ए और सेट बी दो दे रखे हैं, 1 2 3 4 है पहले में, एंड देन 5 6 7 8 9। हमें स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बनाना है। इसका मतलब ये कि या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या हमेशा डिक्रीज करेगा। दोनों ही केसेस में होगा क्या ना, ए के जो चारों एलिमेंट्स है सबकी इमेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, किसी दो की इमेज सेम नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। तो इसका मतलब ए एलिमेंट्स को, ए सेट के एलिमेंट्स को एसोसिएट करवाने के लिए हमें बी सेट से 4 डिफरेंट एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहले वो किया जाएगा, 5 में से 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हमने, तो मान लो ये किए 5 6 7 और 9। अब देखो 1 2 3 4 पे 5 6 7 9 की इमेज तुम कैसे अरेंज कर सकते हो, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाया तुमने तो होगा क्या, सबसे छोटे वाले की इमेज सबसे छोटे वाले पे चली जाएगी, उससे बड़े की उससे बड़े पे, एंड सो ऑन। तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, एक ही अरेंजमेंट बनेगा। तो एक तरीकों से तुम इंक्रीजिंग फंक्शन बना सकते हो, या फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनाऊंगा, उस केस में क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसकी इमेज सबसे बड़ी वाले पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन भी एक बन जाएगा यहां से। तो पहले तो हमने 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने बोल दिया कि ए सेट के 4 एलिमेंट्स को उनसे एसोसिएट करवाने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाओगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाओगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इज 2। तो इतने नंबर ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस मिल जाएंगे तुम्हें, राइट। तो बस देख लो, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, अब तो कुछ नहीं बचा। तो 5c4 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 4। तो 5c4 की वैल्यू कितनी होती है, 5, तो एक 5 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 5 क्यूब बचेगा, दैट इज 125। ये रिजल्ट आ जाएगा 2 अपॉन 125, ऑप्शन बी। ओके, इफ 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द कार्ड्स ऑफ विच 4 ऑफ देम हैव द सेम फेस वैल्यू। सेम फेस वैल्यू का मतलब उनपे सेम नंबर हो, सेम नंबर का मतलब सेम डिनोमिनेशन। तो 52 कार्ड्स के पैक में से 5 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से 4 कार्ड्स की सेम डिनोमिनेशन हो। टोटल कितनी डिनोमिनेशंस होती हैं, 13 होती हैं, A 2 3 4 से लेके अप टू K तक, ठीक है। तो पहले फेवरेबल केसेस निकालते हैं। 5 में से 4 केसेस, 4 कार्ड्स की डिनोमिनेशन सेम चाहिए। तो पहले तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि वो जो 4 की डिनोमिनेशन सेम आएगी ना, वो कौन सी डिनोमिनेशन आए। तो 13 डिनोमिनेशंस हैं, उन 13 में से कोई एक डिनोमिनेशन सिलेक्ट कर लो। मान लो तुमने 2 सेलेक्ट कर ली, तो इसका मतलब ये हो गया 5 में से 4 कार्ड्स कैसे आने चाहिए, 2 डिनोमिनेशन के आने चाहिए। तो ये काम तो बन गया, 13c1 हो गया, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और एक बार अगर तुमने 13 में से एक डिनोमिनेशन सिलेक्ट कर ली 2, तो 2 डिनोमिनेशन के 4 कार्ड्स आने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, क्योंकि 4 ही कार्ड्स होते हैं 2 डिनोमिनेशन के। एक हार्ट आ जाएगा, एक स्पेड आ जाएगा, एक क्लब आ जाएगा, और एक कौन सा बच गया, डायमंड बच गया, एक वो आ जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्ड्स का हमने काम कर दिया। बचा क्या, एक कार्ड बचा, बाकी 5वां कार्ड बचा। उस 5वें कार्ड के लिए कितनी चॉइसेस बची तुम्हारे पास, 4 तुम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, बाकी पीछे 48 बचे, उन 48 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो 13 डिनोमिनेशंस में से एक पहले हमने डिनोमिनेशन सिलेक्ट की, मान लो 2 कर ली, फिर हमने बोल दिया कि 5 में से जो 4 कार्ड्स है ना, वो तो 2 डिनोमिनेशन के आ जाएंगे। कितने तरीकों से आएंगे, एक ही तरीके से आएगा। तो 13c1 लिख के काम खत्म हो गया हमारा 4 कार्ड्स के लिए। फिर हमने बोल दिया जो 5वां कार्ड बचा उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 48 चॉइसेस हैं, क्योंकि 4 हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं। तो जो 48 बचे उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ये फेवरेबल नंबर ऑफ वेज है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 52 में से 5 सिलेक्ट करने, इतने आ जाएंगे। तो दोनों को डिवाइड करवा देना, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और इसी फॉर्म में डायरेक्ट दे रखा है, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। A is a set containing n elements. A subset P1 of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P1. A subset P2 is again chosen at random. Then the probability that P1 union P2 contains exactly one element. तो बताया था, ऐसा क्वेश्चन हमने PNC में भी किया था, काफी कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, बताया था उसमें कैसे करते होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका। तो A एक सेट है, n एलिमेंट्स हैं उसमें, x1 x2 x3 अप टू xn, ये n एलिमेंट्स मान लिए हमने। इसके हमने 2 सबसेट्स बनाने हैं, P1 और P2। तो वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते होते हैं, P1 P2, और किसके अंदर आएंगे ये, A वाले सेट के, क्योंकि इसी के सबसेट है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि इस वेन डायग्राम में टोटल कितने रीजन्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, रीजन A B C एंड D, ये 4 रीजन है।
उसके बाद ए सेट के एलिमेंट को देखना स्टार्ट करते हैं, x1 x2 x3। तो अगर तो कोई कंडीशन ना होती, सिंपली तुम्हें बोला जाता ए सेट है, इसके दो सबसेट चूज करने पी और क्यू, तो तुम क्या बोल देते, ए का जो x1 एलिमेंट है इसके लिए 4 चॉइसेस हैं, या तो ए रीजन में जाएगा या बी में या सी में या डी में। तो इसके पास 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, सबके पास 4 4 हैं, तो टोटल 4 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो ये तो आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। तो कंडीशन क्या है कि P1 यूनियन P2 में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब P1 यूनियन P2 का मतलब ये तीनों रीजन कवर हो गए उसमें P1 यूनियन P2 में। तो कंडीशन है कि इन तीनों रीजन्स में मिला के एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट होगा, पहले वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया जाएगा। तो n में से वो एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, NC1। तो मान लो तुमने x3 वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब x3 को कहां पे आना पड़ेगा, P1 यूनियन P2 में। तो x3 के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है, या तो ए रीजन में चला जाए, या बी में चला जाए, सी में चला जाए, एक ही बात है। तीनों ही केसेस में क्या होगा, वो P1 यूनियन P2 में तो अपीयर हो ही जाएगा। तो हम बोल देंगे x3 के पास 3 ऑप्शंस है, 3 तरीकों से चला जाएगा। बाकी कितने एलिमेंट्स बचे x3 के अलावा, n-1 एलिमेंट्स बचे, इन सबके पास कितने ऑप्शंस है, एक ही ऑप्शन है, इन सबको डी वाले रीजन में जाना पड़ेगा। तो 1 × 1 × 1 करते जाएंगे वो तो × 1 ही आ जाएगा। सो इतने नंबर ऑफ फेवरेबल आ जाएंगे हमारे पास केसेस। और टोटल कितने थे, 4 की पावर n, दोनों को डिवाइड करवा देना। सो ये बन गया 3n/4 टू द पावर n, राइट, ऑप्शन ए। Let's start. A pair of numbers is picked up randomly without replacement from the set, एक set given है, then the probability that the number 11 was picked given that the sum of numbers was even is nearly। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो तुमने पेयर ऑफ नंबर सेलेक्ट किया उसमें से 11 भी तुमने सेलेक्ट किया होगा, इफ इट इज गिवन दैट सम ऑफ द नंबर्स वाज इवन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेट ए बनाओ दैट 11 वाज पिक्ड, जब तुमने एक पेयर सेलेक्ट किया। सेट बी बनाओ, इवेंट बी बनाओ कि सम ऑफ द नंबर्स इज इवन। ये दो इवेंट्स बना ली हमने। पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछा गया, जिसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, अब सम इवन की बात हो रही है, पहले तो काउंट कर लो इसमें कितने इवन है कितने ओड है। तो अगर ओड की बात करें 1 3 5 7 4, देन 5 6 7 8, तो 8 इसमें इवन नंबर लिखे हुए हैं, सॉरी ओड नंबर्स लिखे गए हैं। और इवन कितने हैं, 2 और 12, 2 ओड 2 इवन है। ये अरेंजमेंट है। तो अब देखो, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो तुमने एक पेयर सेलेक्ट किया उसमें 11 भी तुमने पिक किया हो और सम ऑफ नंबर भी क्या बन रहा हो, इवन बन रहा हो। तो देखो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, कितने केसेस बनेंगे। तो अगर 11 तुमने पिक किया और सम भी तुम चाहते हो इवन बने, तो जो दूसरा नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और टोटल ऑड नंबर्स कितने थे, 8 थे। इसमें से 11 तो तुम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, बाकी कितने बचे, 7 बचे। तो उन 7 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 11 हमने पिक कर रखा है ऑलरेडी। तो जो दूसरा कार्ड है वो हमें ओड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी सम ऑफ नंबर इवन बनेगा। तो जो दूसरा ओड हमें सेलेक्ट करने, कितने में से करेंगे, 7 में से सिलेक्ट करेंगे। 7 से 1 आ गया। अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी का मतलब ऐसे सारे केसेस जिसमें सम ऑफ नंबर इवन होगा। तो अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, उनका सम इवन चाहिए। 2 केसेस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों इवन हो या फिर दोनों के दोनों ओड हो। तो देख लो, दोनों इवन होने का मतलब 2C2, 2 में से 2 सिलेक्ट कर लो। दोनों ओड होने का मतलब 8C2, इतना बन जाएगा। ठीक, वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 7। 2C2 का मतलब 1 हो गया और 8C2 का मतलब 28 हो गया। सो 7/29 पूछा गया, इज नियरली 7/29। तो अगर देख लो इसको, 7/29 0.70 बनेगा। 29 to 58, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 12 120, तो अराउंड 4 के बराबर आ जाएगा, 0.24 देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। A biased die is such that the probability of obtaining face numbered I is proportional to I। एक डाइस हमने थ्रो किया है, बायस्ड डाई है, और हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। और बोला गया है कि आई वाला नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आई इफ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड फेसेस ए एंड बी टर्न अप ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टर्न रिस्पेक्टिवली। पहली बार जब थ्रो किया ए वाला फेस अपीयर हुआ, दूसरी बार थ्रो किया तो बी वाला फेस अपीयर हुआ। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज इवन एंड बी इज ऑड। प्रोबेबिलिटी बतानी है पहली बार इवन नंबर आया हो, दूसरी बार ऑड नंबर आया हो। पहली चीज तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ आई वाला नंबर आने की प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आई दे रखा है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इक्वल टू के आई मान लिया। तो इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, के बराबर होगी। 2 वाला फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2i हो जाएगी। 3 आने की 2k, 3 आने की 3k, 4 आने की 4k, 5 आने की 5k, 6 आने की 6k। तो हर एक फेस आने की प्रोबेबिलिटी हमने k की टर्म्स में लिख ली। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। तो इन सबका जो सम होगा ना, k प्लस 2k प्लस 3k अप टू 6k, ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू, तो k कॉमन, 1 से लेके 6 तक का सम कितना, 6 इंटू 7/2, 42/2 इज 21 इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1/21। k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आने का मतलब हमारे पास हर एक फेस की आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक बात है। अब देखो क्या पूछा गया था, हमसे बोला गया था 2 बार थ्रो किया डाइस को, पहली बार a नंबर आ रहा है, दूसरी बार b। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले इवन आए बाद में ओड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड ओड, पहले इवन चाहिए इंटरसेक्शन, दूसरे में ओड चाहिए। तो पहली बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन फेस आने का मतलब या तो फेस 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2k, 4 वाला फेस आने की 4k, 6 वाला फेस आने की 6k। तो इतनी प्रोबेबिलिटी से जो पहला वाला डाइस होगा उस पे इवन नंबर अपीयर होगा। मल्टीप्लाई, दूसरे वाले पे ओड नंबर चाहिए, ओड का मतलब या तो 1 वाला फेस चाहिए, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी k, 3 वाला चाहिए 3k, या फिर 5 चाहिए 5k। तो इतनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना, k की वैल्यू पुट करना, 6 4 10 2 12, 12 इंटू k आ रहा है, तो 12 इंटू 1/21, वहां पे 9k बन रहा है, 9 इंटू 1/21। ये देख लो कितना आ गया, 3733 3733। सो दिस इज 3 इंटू 3 इज 9, 7 इंटू 7 इज 49, 9/49, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। Whenever horses A, B, C race together, their respective probabilities of winning the race are given. If they race 3 times, the probability that the same horse wins all 3 races and the probability that each horse wins 1 race are respectively. तो 3 हॉर्स हैं, रेस कर रहे हैं आपस में, तीनों की इंडिविजुअली जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और 2 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है हमें। पहली कौन सी, द सेम हॉर्स विंस ऑल 3 रेसेस। तो पहले तो ये वाली, इसको इवेंट ए मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। देखना, तीनों बार एक ही हॉर्स जीते, 3 केसेस आएंगे, या फिर पहली बार भी ए जीत गया, दूसरी बार भी ए जीता, तीसरी बार भी ए जीता, या फिर पहली बार बी हॉर्स जीत जाए, फिर बी जीत जाए, फिर बी जीत जाए, या फिर तीनों बार सी वाला हॉर्स जीत जाए, ये आएगा। और तीनों जो इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, कि पहली बार जो घोड़ा जीता वो इंडिपेंडेंट होगा कि दूसरी बार कौन जीतेगा और तीसरी बार कौन जीतेगा। ठीक है, तो सारे जो इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी आपस में सारे मल्टीप्लाइंग हो जाएंगे। तो देख लो, पहली बार ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 आ जाएगा। बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब आ जाएगा। सी की कितनी, 0.2, तो 0.2 का क्यूब। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कि एक ही घोड़ा तीनों बार रेस जीते। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसको मान लेते हैं इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ईच विंस 1 रेस, तीनों रेस एक एक घोड़ा जीते। ठीक है, ए भी एक रेस जीते, बी भी एक रेस जीते, सी भी एक रेस जीते। अब इसके पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि पहले वाली रेस ए जीते, बाद में बी जीते, बाद में सी जीते, ऐसे करके। और कौन सा, पहले ए जीते, फिर सी जीते, फिर बी जीते, ऐसे करके केसेस बनते जाएंगे। अब पहले वाले केस की कितनी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.2। दूसरे वाले की भी कितनी आएगी, 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.2 ही आएगी, ऑर्डर चाहे चेंज हो जाए। अब ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा कितने केसेस बनेंगे। जितने तरीकों से हम ए बी सी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और वो कितने तरीकों से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। तो ऐसे टोटल 6 टाइम्स आ जाएगा, ये 6 केसेस बनेंगे। तो इसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सो 0.3 0.5 इंटू 0.2 इंटू 6, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट कर लेना जितना कर पाओगे। ऑप्शन मैं बता रहा हूं 17 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब ऐसे क्वेश्चंस को जनरली वेन डायग्राम से किया जाता है, तो एक बार बना लेते हैं। 2 इवेंट्स हैं, दिस इज इवेंट ए, देन इवेंट बी, एंड देन
दिस इज, ये तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की, ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट करो, तो इस वाले रीजन की 0.2 है, ए की टोटल कितनी थी 0.3 थी, तो यहाँ पे 0.1 बचेगी, बी की कितनी थी 0.25, तो यहाँ पे बचेगा 0.05, तो बाहर यूनिवर्सल में कितना बच गया 0.2 प्लस 0.1 0.3 हो गया 0.35, 0.65 बाहर बचा। तो 4 रीजन्स बनते होते हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। अब देख लो किसकी पूछी गई है। ये एक इवेंट है, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला लग जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब इसको देखते जाना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेन डायग्राम से देखते हैं कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा रीजन जो ए के भी बाहर हो और बी के भी बाहर हो, तो इसका मतलब कौन सी रीजन की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है 0.65 वाले की, ठीक। सो 1 माइनस 0.65 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वो वाला रीजन जो सिर्फ बी के बाहर हो, तो इसका मतलब एक 0.1 भी आ गया इसमें, 0.65 भी आ गया, तो नेट कितना हो गया 0.75, तो ये बन जाएगा, ठीक। तो 0.75 माइनस 0.65 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 0.10, दैट इज 10/75 बनेगा। सो 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 15, ये बन जाएगा 2/15, ऑप्शन ए। ओके, लेट्स स्टार्ट। Let EC denote the complement of an event E. Let E, F, G be pairwise independent events with probability of G given है। दे रखे सारे के सारे इवेंट्स पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ G पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर 0 है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। देखना इसको, पहले तो ये वाली जो पूरी चीज है ना, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, अब क्योंकि सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। अब 3 का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो तीनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ G दे रखा है पॉजिटिव है, तो ये तो 0 है नहीं है, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिला। तो दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, या फिर E की या फिर F की, ठीक है। अब ये पूछा गया हमसे, इसको देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये बन गया। अब ऊपर ये तीनों इंटरसेक्शन में है, और अगर E F G इंडिपेंडेंट है तो E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट और G भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो इस पे भी मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएंगे सारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, और अपॉन में कितना चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट कितना मिल गया, इसके बराबर मिल गया तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब जो हमारे ऑप्शंस है ना, वो मल्टीप्लाई में नहीं है, वो माइनस या प्लस में है, ठीक। तो इसका क्या करते हैं ना, देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F बनेगा ये। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे सारे माइनस प्लस में आ जाएंगे, तो करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इसके बराबर आया। और ये हमें पहले से पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो सिर्फ ये 3 टर्म्स बची, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसको लिखने का तरीका, या तो ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये आ जाएगा आंसर में। चेक कर लो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये वाला नहीं मैच कर रहा, ठीक है। और कौन सा तरीका है हमारे पास लिखने का, कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये दूसरा पॉसिबल आंसर है, ये चेक कर लो ये ऑप्शन में है कि नहीं है। सो ऑप्शन सी मिल गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। 2 इवेंट्स दे रखे हैं, पहला कि जो कार्ड तुमने ड्रॉ किया दैट इज रेड कार्ड, एंड बी इज फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है उसको, ठीक है, आसान हो जाता है। तो देखना, सबसे पहले वेन डायग्राम अगर बनाए, ये ए इवेंट है, दिस इज इवेंट बी, और बाहर क्या आ गया, यूनिवर्सल आ गया।
4 रीजन बनेंगे टोटल, सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लो इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है इसकी प्रोबेबिलिटी बी, इसकी ए, इसकी सी, इसकी डी। तो सबसे पहले बी वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं मैं। बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखना ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, जो कार्ड तुमने ड्रॉ किया वो रेड कार्ड भी हो और वो फेस कार्ड भी हो। तो टोटल रेड कार्ड, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो फेस कार्ड भी होंगे और रेड कार्ड भी। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसमें से 6 रेड कलर के होंगे, 6 ब्लैक कलर के होंगे। तो ऐसे टोटल 6 कार्ड्स होंगे। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 6/52 आ गई बी की वैल्यू, राइट। अब ये जो ए लिखा गया इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी ये चेक कर लो कितनी आएगी। इसका मतलब क्या है कि वो ए के अंदर तो है, बी के अंदर नहीं है। ए के अंदर होने का मतलब कि रेड कार्ड तो हो बट फेस कार्ड ना हो। अब टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसमें से फेस कार्ड कितने रेड वाले, 6 हैं। तो 26 - 6 करोगे 20 बचे फेवरेबल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20/52 आएगी। ये बात ठीक है। देन कमिंग टू रीजन सी, सी वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी ये कितनी आएगी, फेस कार्ड तो हो बट रेड ना हो। तो फेस कार्ड जो रेड नहीं है, तो ब्लैक वाले फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे। तो फेवरेबल केसेस 6 और अपॉन में कितना आ गया, 52 आ गया। ये तीनों फाइंड कर लिया हमने ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद जो डी वाला बचा वो तो हमें पता ही है, 1 में से माइनस करके आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, 20 + 6 और +6। तो 20 + 12 32 बन रहा है। बाकी कितना बचा, 20/52 बच जाएगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली। अब देखेंगे कौन सा पूछा गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सबसे पहले कंडीशनल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब वेन डायग्राम से देखेंगे कौन से रीजन की बात चल रही है। तो सबसे पहले ये देख लो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सबसे पहले ये देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला भी सारा रीजन आएगा, बी वाला भी सारा रीजन आएगा। तो मतलब ए के बाहर वाला सारा रीजन आएगा। ए के बाहर वाले में क्या कुछ आ गया, सी और डी आ गया। और बी वाला भी सारा आएगा, बी वाले में बी और सी आ गया। तो इसमें बी, सी और डी आएंगे। तो देख सकते हो इसमें कौन कौन सा रीजन इंक्लूड हो जाएगा, बी, सी एंड डी, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से देख सकते हैं अपने आप। अब ऊपर वाले में क्या होगा, ये तो वही है, बी सी डी है। और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है, सी और डी है। तो ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी और डी वाले को। तो सी डी और बी सी डी वाले रीजन का इंटरसेक्शन कितना आ गया, सी डी आ गया, ठीक। ये गलत लिखा गया, इसको ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऊपर वाली और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक है। तो ऊपर सी डी और बी सी डी का इंटरसेक्शन कितना, सी और डी वाला रीजन। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, सी प्लस डी के बराबर। और नीचे बी प्लस सी प्लस डी। ये बात ठीक है। तो बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, कर दो। c प्लस डी कितना आ गया, 6/52 + 20/52 दैट इज 26/52। और नीचे साथ में b एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 26 + 6 32/52 ये बना। 52 कैंसिल आउट, 2 से चला जाएगा, 2 × 13 एंड 2 × 16 13/16 ऑप्शन बी, राइट। ओके, सो सेशन नंबर 1 of probability is done, right? Thank you.